Hello everyone. Yes. Now. So hello everyone and I welcome you all to Rank Plus. आज ये हम यहाँ पर क्या काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी। हमने बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स सारे के सारे कर लिए हैं, जैसे कि ओम्स लॉ हमारा पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, बट ओम्स लॉ पर कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो क्वेश्चंस हम आज के इस क्लास में करेंगे। और मैं आपको अपने एक जो एक्स फैक्टर वाले क्वेश्चंस रहते हैं जिनको मैंने करवा के बच्चों के फुल मार्क्स लेके आया हूँ। देखिए, साइंस में फुल मार्क्स दिलवाना बहुत ही बड़ी बात रहती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझने हैं, आपको फॉर्मूलाज भी सही से आने चाहिए, आपको सही से लिखना भी आना चाहिए। बहुत सारी चीजें रहती हैं, पूरे का पूरा जो ज्ञान रहता है वो साइंस के ही सब्जेक्ट में होता है। अब ऐसे में आप बच्चों के फुल मार्क्स अगर लेके आ रहे हो तो इसका मतलब कि कुछ तो बात है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो मैंने अपने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बना रखे हैं जिनको करने के बाद मैं ये मानता हूं कि उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वही काम हम आज की इस क्लास में करने वाले हैं। आई होप कि आप रेडी हैं। चलिए भाई, अब तक कोई डाउट अगर है तो वो डाउट अभी आप पूछ सकते हैं। श्रेयांशी, एनी डाउट टिल नाउ? कोई अगर आपको डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं? अब तक जो समझाया समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए, अगर सब कुछ समझ में आ ही गया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक क्विक रिकैप मैं आपको करा देता हूँ कि लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे और उसके अलावा हमें आज की क्लास में बेसिकली हमारा फोकस क्या रहेगा। तो क्विक रिकैप में हम क्या कर रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ जो रेजिस्टेंस हमारे पास थे उस पे काम हमारा चल रहा था। ठीक है, तो हमारा काम बेसिकली चल रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा लिए थे। अब आपको पता होगा कि हमने यहाँ पर क्या काम किया था कि अगर सीरीज में चीजें रहती हैं तो आपको सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर मेरे पास ऐसे है ये R1, इसको मैंने माना R2 माना, और मुझे क्या है R इक्वलेंट अगर निकालना है तो R इक्वलेंट मेरे पास रहेगा R1 प्लस R2। अगर मैं पैरेलल की बात कह रहा हूँ कि मेरे पास पैरेलल, तो पैरेलल में हमारे पास क्या है, जैसे इधर की तरफ मैंने मान लिया कि हमारे पास इस तरीके से लगा हुआ है कि R1 और R2, और यहाँ पे 1/R इक्वलेंट हमें निकालना था, तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा, इसको इस फॉर्मूले को तो ऐसे तो याद करके ही रखो। इसके अलावा मैं जो बता रहा हूँ वही एक तरीका और है इसको। अगर दो रेजिस्टेंस हमारे पास कई बार आते हैं कि आपको है ना सिर्फ दो रेजिस्टेंस देगा, जैसे इस तरीके से हमारे पास दो रेजिस्टेंस दे दिए हैं, इतने ही दो रेजिस्टेंस आपके पास रहेंगे और आपको क्या है आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो उस आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है R1 R2 और डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये काम आपको कर देना। ठीक है, ये काम आपको कर देना। तो ये काम हम कर रहे थे। एक मैं अपना स्टैंडर्ड क्वेश्चन देता हूं क्योंकि हम इसके साथ अब मैं कंबाइन करना चाहूंगा कि ओम्स लॉ के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे तो कैसे आएंगे, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस हमारे पास ओम्स लॉ आप किस तरीके से लगाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, और ये मेरा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मैं हर बार क्लास में करवाता ही हूं। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है करंट, फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल, फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल across each resistor। ठीक है, फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर आपको निकालना है। सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है।
वोल्टेज आपको दे रखी है 14 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर आप इसको लिख भी सकते हैं कि ये आपके पास R1 है, ये आपके पास इसको मान लीजिए R2 है, इसको मान लीजिए R3 है, इसको मान लीजिए R4 है, ठीक है। और बस यही आपके पास क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, करंट निकालना है, करंट के साथ साथ आपको वोल्टेजेस निकालनी है अक्रॉस ईच रेजिस्टर, जितने भी रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं उसके अक्रॉस। क्या कर पाएंगे? है दम? क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे? भाई सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला काम आपके पास रहेगा कि आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालता हूँ, स्टेप 1 हमारा रहता है कि फाइंड कर लीजिए आर इक्विवेलेंट। मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बताया था कि संगठन में शक्ति है ना, और आपको जिसने बनाई गैंग उसी की बजाएंगे बैंड। आपको मैंने एक सिंपल सा रूल बताया था कि जिसने बनाई गैंग उसी की बजाएंगे बैंड। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 6 और 3 है, इन्होंने क्या बना रखा है, एक अपना पेयर बना रखा है। बस आप इसको पकड़ लीजिए, 6 और 3 जो आपके पास है, इन्होंने अपना एक पेयर बना रखा है, आप इसको पकड़ लीजिए। ये आपके पास है। इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 6। मतलब मैंने जो अभी आपको बताया था कि अगर मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ जाए इन दोनों का, तो आप कैसे करेंगे? आप यहां पर कर सकते हैं कि आपको R23 निकालना है, तो आपके पास रहेगा R2 R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3, है ना। अभी पीछे मैंने आपको बताया, देखिए कर वैसे ही रहे हैं कि 1/R इक्वल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बट जब हमें दोबारा से रेसिप्रोकल करना पड़ता है, इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर रेसिप्रोकल करेंगे, उससे बढ़िया क्या है कि आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करिए। ये फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर दो रेजिस्टेंस आपको दिख जाए और दो रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलली में कनेक्टेड है, तो आप इसको बहुत जल्दी क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी क्या करेंगे, इसको यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए, ओहो, आगे चला गया। इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं भैया। देखिए R23 अगर आपको निकालना है तो R2 × R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3 आपके पास है। और बस इधर देखिए 6 × 3 डिवाइड बाय 9। 6 और 3 को क्या किया आपने, ऐड कर दिया, आपका काम हो गया। 3 से इसको कट करिए, 3 वन जा 3, 3 ते जा 9, और इसको कट कर दिए 2, तो आपके पास ये आ गया 2 ओम। इसका मतलब कि आपके पास R23 की वैल्यू हो गई 2 ओम। इसको दोबारा से आप रीड्रॉ कर सकते हैं सर्किट को, और रीड्रॉ सर्किट करेंगे तो आपके पास कैसा बन जाएगा, भी तो 14 वोल्ट है। ये आपके पास वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, आपको इसी का आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट में क्या करना है, सभी को यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिए रखे हैं सभी को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना हमारे पास। तो R1 भी ऐड हो जाएगा, R23 जो हमने अभी दोनों को ऐड करके निकाला ये भी ऐड हो जाएगा, R4 जो है ये भी आपका ऐड हो जाएगा, तीनों आपके ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास आएगा 4 + 2 + 1, 4 5 6 7, 7 ओम आपके पास क्या है, आंसर आ गया। आर इक्विवेलेंट आपके पास क्या है, 7 ओम है। बट ये तो हमें चाहिए ही नहीं ना। हमें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमें तो आर इक्विवेलेंट पूछा ही नहीं है। हमसे तो वो पूछ रहा है कि करंट निकालिए एंड पोटेंशियल निकालिए अक्रॉस ईच रजिस्टर, हमसे तो ये चीज पूछ रहा है। यहाँ पे हमसे तो दूसरी चीजें पूछ रहा है, पूछ रहा है कि भैया आप क्या करिए,
रेजिस्टेंस जो है हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल लिया। अब रेजिस्टेंस अगर आपने निकाल लिया तो अब आप एक काम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस अगर निकाल लिया तो अब आप एक काम कर सकते हैं कि स्टेप टू आपके पास है कि करंट निकाल लीजिए कि टोटल करंट कितना हमारे पास फ्लो कर रहा है। ठीक है, स्टेप टू में मैं टोटल करंट निकाल सकता हूं। फाइंड टोटल करंट इस सर्किट में, टोटल करंट हमारे पास कितना चल रहा है, क्या ये निकाल सकते हैं? देखिए कैसे निकालेंगे। आ, इसी इसी वाले सर्किट को ले रहे हैं ना भाई। टोटल करंट हमारे पास क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सिंस ओम्स लॉ में क्या कहता है, ओम्स लॉ में कहता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर। तो I इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, V बाय आर। V आपके पास 14, R आपके पास 7, 2 एम्पेयर। तो करंट आपके पास आ जाएगा 2 एम्पेयर। करंट हमारे पास आ गया 2 एम्पेयर। क्या ये बात समझे? ठीक है, डन है। अब ये जो करंट चल रहा है ना, अब इसको देखो कि कैसे हमारे पास सर्किट में चल रहा है। स्टेप 3 हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट द करंट। स्टेप 3 आपके पास है डिस्ट्रीब्यूट करिए कि करंट कैसे आपके पास चल रहा है। चलिए इसमें अगर हम बात करें कि कैसे हमारे पास काम रहेगा तो इसको एक बार समझिए। मैंने बोला कि हमारे पास, इसको भी थोड़ा सा ऊपर ही कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आई रिक्वायर स्पेस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये करंट चल रहा है। इधर मैंने माना कि जो हमारे पास करंट चलेगा ये तो टोटल करंट है। इधर जो करंट आपके पास चल रहा है यही तो आपके पास 2 एम्पेयर है। और इसके क्रॉस R1 के क्रॉस जो करंट जाएगा ये भी 2 एम्पेयर ही होगा, बिकॉज यहां तक तो करंट स्प्लिट ही नहीं हो रहा। आपके पास देखिए ये एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। ये तो ऐसा मान लीजिए कि कहीं आप घूमने के लिए जा रहे हैं। आप घूमने के लिए जब जा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आपके पीछे हैं, ठीक है, और आप चले जा रहे हैं, आप आगे निकल गए। आपके पेरेंट्स आगे जाके तो ढूंढेंगे, उनको पता है कि एक ही रास्ता है। वहां पे जाके अगर वो रास्ता खत्म हो रहा है तो वहीं पर आगे की तरफ ही क्या है आपको जाना है, पहुंचना है। तो यहां पर भी मैं यही कह रहा हूं कि 2 एम्पेयर का जो हमारे पास है, इधर भी आप चलते रहेंगे तो 2 एम्पेयर यहां पे आएगा। अब इस जगह हमारे पास क्या होगा, ये 2 एम्पेयर जो है ये स्प्लिट होगा दो जगह। फिर आप कह सकते हैं I2 और I3। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, दो जगह ये स्प्लिट हो गया I2 और I3। फिर इसके बाद हमें दोबारा से पता है कि 2 एम्पेयर यहां से निकला था तो 2 एम्पेयर वापस आ जाना चाहिए। तो 2 एम्पेयर करंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अब देखिए मेरे पास करंट डिवाइडर रूल भी रहता है। करंट डिवाइडर रूल अभी हम करेंगे, इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ तो हम नॉर्मल तरीके से करेंगे। तो मुझे क्या निकालना था, करंट अक्रॉस रजिस्टर लिख देता हूं पहले मैं यहाँ पे, और उस रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना है और उस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो रजिस्टर आपका R1 जो आपके पास है 4 ओम, उसके अक्रॉस अगर आप देखेंगे करंट आपके पास कितना चल रहा है, 2 एम्पेयर का करंट चल रहा है। और 2 एम्पेयर का अगर करंट चल रहा है तो वोल्टेज हमारे पास क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर अगर आपके पास है तो आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज आएगी, वोल्टेज अक्रॉस 1, तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 8 वोल्ट की वोल्टेज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई?
क्या ये पहली चीजें समझ में आई कि हमने यहाँ पे क्या किया? देखिए इसका करंट पता लग गया, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ आपने लगा दिया, हमारा काम जो है वो खत्म हो गया यहाँ पर। फिर आइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर आइए, सेकंड पर। सेकंड है R2 थोड़ा देर में निकालेंगे, R2 थोड़ा देर में निकालेंगे। फिर बात कर रहे हैं R4 की। R4 है 1 ओम, ठीक है। 1 ओम में 2 एम्पियर हमने माना, ये मेरे पास है V4, ये मेरे पास 2 वोल्ट। इसके बाद R3 और R4। R3 हमारे पास, R2 और R4 लिख लेते हैं, R2 और R3। देखिए मुझे पता था कि इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस में हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों का क्या है, हमारे पास सेम करंट चल रहा था। यही तो था भाई, इस वाले रेजिस्टेंस में और इस वाले रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या था, सेम करंट चल रहा था। अब बात ये है कि यहाँ पे कितना करंट मेरे पास है, अब हमें ये नहीं पता है ना। तो इसका भी एक तरीका है कि कितनी वोल्टेज है, पहले आप ये निकाल लो। भाई यहाँ पे मैंने माना कि इधर मेरे पास 14 वोल्ट की अगर वोल्टेज आ रही थी, तो अभी आपने निकाला कि इधर हमारे पास 8 वोल्ट की वोल्टेज चली गई। ध्यान से देखना, 8 वोल्टेज यहां पर हमारे पास चली गई, 2 वोल्टेज आपके पास यहां चली गई, कितनी वोल्टेज खत्म हो गई आपके पास, 10 वोल्टेज खत्म हो गई। 10 वोल्टेज अगर खत्म होगी तो आपके पास वोल्टेज बची कितनी है, आपके पास बची है सिर्फ हमारे पास 4, है ना भाई। 14 में से अगर हम इस 10 को हटा देंगे तो 4 वोल्टेज हमारे पास बची हुई है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मेरे पास V2 इज इक्वल टू V3 होगा, और इज इक्वल टू 4 वोल्ट आपके पास होगा। V2 इज इक्वल टू V3 होगा और इज इक्वल टू 4 वोल्ट आपके पास होगा। और मुझे अगर यहाँ पे अब I2 निकालना है कि I2 मेरे पास क्या होगा, तो I2 मेरे पास होगा V2 डिवाइड बाई R2, जिसको आप लिख सकते हैं 4/6, तो आपके पास हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 2/3 एम्पेयर। ये आपके पास आ गया 2/3 एम्पेयर। समझ में आ रहा है किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं? अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको अप्रोच कर रहे हैं, ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए R3 के लिए, अब R3 के लिए अगर मैं बात करूं नीचे वाले के लिए, तो यहां पर देखिए I3 आपके पास है V3/R3, V3/R3, V3 आपके पास कितना है, V3 आपके पास 4, R3 आपके पास कितना है 3, तो ये आपके पास आ गया 4/3 एम्पेयर। और देखिए I2 प्लस I3 को अगर आप ऐड कर देंगे, सबसे सिंपल वे क्या है कि अगर आपने जो चीज निकाली है वो सही है कि गलत है, कैसे चेक कर पाएंगे कि जो चीज आपने निकाली है वो सही है कि गलत है? सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, कि आप ये जो करंट आपने निकाल लिया है, इसमें अगर आप दोनों करंट्स को ऐड करेंगे, तो जितना करंट टोटल जा रहा था भाई, उतना ही तो करंट आपके पास होना चाहिए, जितना करंट आपके पास टोटल आ रहा था। मतलब मैं इसको ऐड करूंगा 2/3 प्लस 4/3, यानी कि 6/3 मेरे पास हो गया, 2 एम्पेयर मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आ जाएगी। देख रहे हैं कैसे हमने क्या किया, कि जो हर एक रजिस्टर था उसमें भी क्या करा, हमने वैल्यूज को निकाल लिया यहाँ पर आसानी से। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, क्या चाहेंगे एक और क्वेश्चन ऐसा करना? चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं सिमिलर टाइप का, कि फाइंड द करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। फाइंड द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर।
आपको वोल्टेज और वोल्टेज के साथ साथ करंट हर एक रेजिस्टेंस के लिए निकालना है। ठीक है, मैं यहां पर इस तरीके से लिख देता हूं कि मेरे पास ये वोल्टेज है, ये R1, R2, R3, R4, R5। क्वेश्चन, ये आपके पास R2 4 ओम है। चलिए सॉल्व करिए। एक सर्किट मैंने बना के दे दिया आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है, करंट निकालना है। आपके पास सारी चीजें आपको दे रखी है। आपको हर एक ब्रांच में और हर एक रजिस्टर में आपको क्या है, करंट निकालना है। करंट और वोल्टेज दोनों चीजें निकालनी है। स्टेप हमारे वही है जो हमने पीछे किया ना भाई। आप ये देखिए कि कैसे आप एक टॉपर बन सकते हैं, कैसे टॉपर बना जा सकता है। या किसी भी स्किल को सीखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है। इसको जितनी जल्दी आप सीख लेंगे उतना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप इस चीज को सीखने के साथ आप क्लास 10th में भी अच्छा स्कोर करेंगे, क्लास 12th में भी अच्छा स्कोर करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे। उसके बाद आप जब कॉलेज में चले जाएंगे उसमें भी अच्छा स्कोर करेंगे। फिर उसके बाद आप यूपीएससी, आईएएस वगैरह जिसकी भी अगर तैयारी करना चाहते हैं आप अच्छा ही स्कोर करेंगे। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, आपका स्कोर ऊपर ही रहेगा। क्यों, कैसे? आप सीख चुके होंगे कि करना कैसे होता है चीजों को। सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना होता है। आप चीजें जिससे सीख रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को सही से समझ लो। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको डांस सीखना है, तो डांस सीखने के लिए क्या होता है, स्टेप्स ही तो होते हैं कि भाई पहले ऐसे हाथ करिए, फिर ऐसे हाथ करिए, फिर ऐसे हाथ करिए, फिर ऐसे हाथ करिए। और ये स्टेप अगर आपने सिंक्रोनस वे में अगर कर लिए जैसे आपको बताए गए हैं तो वही डांस हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे पहला आपके पास स्टेप क्या है कि आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। सो स्टेप वन, स्टेप वन आपके पास है कि फाइंड करना है आपको आर इक्विवेलेंट। स्टेप वन आपके पास है कि आपको फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, निकालिए भाई आर इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे? ये दोनों आपके पास है, मैं इन दोनों को उठा लूं। मैंने आपको कहा था जिसने बनाई गैंग उसी की बजा दो सबसे पहले बैंड। ये मेरे पास आ गया। चलिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैसा सर्किट बन जाएगा? सीरीज में है, दोनों को हटा दो। एक रेजिस्टेंस लगा दो, 12 ओम।
12 ओम मेरे पास आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों का गैंग बन गया। ये जो 12 ओम हमारे पास आया तो उसके बाद क्या बना, इन दोनों का गैंग बन गया। और ये जो उन दोनों का गैंग बना है, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास क्या रहेगा। आपके पास 12 × 6 डिवाइड बाई 18, 6 3 4, 4 ओम आपके पास बन जाएगा, तो इसको लिख दीजिए 4 ओम। नेक्स्ट नीचे बना दीजिए। R1 3 ओम, R2 4 ओम, R5 5 ओम, ठीक है। ये आपके पास हो गया, और यहीं से अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो 5 4 9, 9 10 11 12, 12 ओम आपके पास क्या है, वैल्यू आ गई। यानी कि आर इक्विवेलेंट आपके पास आ गया 12 ओम। ठीक है जी। तो ये आपके पास कितना आया, 12 ओम क्या है आपके पास वैल्यू आ गई। फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गई। फर्स्ट स्टेप में क्या आपके पास रहा, फर्स्ट स्टेप इज डन। अब फर्स्ट स्टेप के बाद मैंने आपको बोला था कि सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे भाई। सेकंड स्टेप में हमारा मेन मोटिव क्या रहने वाला है। सेकंड स्टेप में हमारे पास रहता है कि करंट आप निकाल लीजिए। स्टेप 2 आपके पास है, फाइंड द करंट। फाइंड आई टोटल, टोटल की बात कर रहे हैं। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले आई टोटल निकाल लो। आई टोटल के लिए हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, ओम्स लॉ हमें बोलता है कि V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू V/R। तो V हमारे पास क्या है यहाँ पे 24, ये हमारे पास 12 2, तो 2 एम्पेयर हमारे पास क्या आया, आंसर आ गया। ठीक है, तो 2 एम्पेयर हमारे पास क्या हुआ, आंसर हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कैसे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है करंट का, उसको देखते हैं। देखिए, मैंने ये कहा कि मेरे पास जो करंट चल रहा है यहाँ से, ये करंट मेरे पास हो गया 2 एम्पेयर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कुछ अलग करंट रहेगा, इसको मैं बोल देता हूँ I2। ये भी करंट अलग रहेगा, इसको मैं बोल सकता हूँ I4। मतलब I23 मेरे पास जा रहा था ना, इस ब्रांच में जो जा रहा है करंट सेम ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट रहेगा वो भी मेरे पास आई रहेगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ 2 एम्पेयर। बस काम खत्म हो गया। जैसा काम हमने पहले किया था वैसे ही काम हमारे पास है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो चार्ट मैंने बनाया था यहाँ पर, कि चार्ट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर लिया ना, डिस्ट्रीब्यूट द करंट, और करंट को डिस्ट्रीब्यूट भी हमने यहीं पे कर दिया। स्टेप 3 भी हमारा यही है, डिस्ट्रीब्यूट द करंट। स्टेप 3 आपका है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो करंट को। ठीक है, तो स्टेप 3 आपके पास हो गया। अब देखिए, अब आपको करना है, जो रेजिस्टेंस है आपके पास, रेजिस्टर लिखिए।
रजिस्टर लिखिए, उसके अक्रॉस करंट लिखिए। फिर वोल्टेज लिखिए, ठीक है। तो आपके पास पहला, फर्स्ट, R1 इज इक्वल टू 3 ओम। सेकेंड, R2 इज इक्वल टू 4 ओम। R3 इज इक्वल टू 8 ओम। R5 इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक है। चलिए, अब अगर बात करें करंट की, कि करंट हमारे पास कितने कितने चल रहे हैं, तो वो वैल्यूज भी लिख लेते हैं भाई। कुछ तो हमारे पास सामने करंट वैसे निकल जाएंगे, जैसे कि R1 की अगर मैं बात करूं तो 2 एम्पेयर का मेरे पास है, ठीक है। फिर R5 की अगर बात करें तो 2 एम्पेयर का आपके पास है। और इनको बाकी सब में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बाकी सब में थोड़ी सी मेहनत लगनी है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो मैं टेक्निक बताऊंगा ना, उससे तुरंत आप आंसर्स को निकाल सकते हैं। बस जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए, ठीक है। और कुछ भी नहीं आए तो तुरंत डाउट पूछिए। मैंने कहा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर फिक्स है कि 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर हमारे पास करंट आ गया। और अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज आपके पास क्या है, 3 × 2 6 वोल्ट आपके पास आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास है 6 वोल्ट, यहाँ पे भी हमारे पास 5 × 10 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट आपके पास आ गया। देखिए पिछली बार भी यही काम हमने किया था, पिछली बार भी तो यही काम किया था कि 6 वोल्ट यहाँ पे निकाली और मैंने 10 वोल्ट यहाँ पे निकाली। तो आपके पास यहां पर आप मान के चलिए कि ये 6 वोल्ट मेरे पास हो गया, और ये जो है ये 10 वोल्ट हो गया। तो एक 6 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट हो गया, 16 वोल्ट हमारे पास चला गया। 16, 24 माइनस 16 करिए, आपके पास कितना आएगा, 8। यानी कि 8 वोल्ट बचा हुआ है अभी भी, है ना। 8 वोल्ट को आपको सेट करना है, तो 8 वोल्ट आपके पास बीच में यहाँ पर कहीं होगा। भाई यही जो वोल्टेज हमारे पास बची है, यही 8 वोल्ट है। तो आपने पिछली बार भी यही काम किया था कि आपके पास ये जो वोल्टेज अक्रॉस है ना, देखिए ये R4 के अक्रॉस वाली वोल्टेज मेरे पास आ गई है, कितनी है, 8 वोल्ट। अगर ये आ गई तो इसके वाला करंट भी आपके पास आ गया I4। कि I4 आपके पास होगा 8/6, तो आप लिख सकते हैं 4/3 एम्पेयर, ठीक है। 8/6 जिसको आप लिख सकते हैं 4/3 एम्पेयर, ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर 4 और 8, ये R2 और R3 आपको लेके चल रहे हैं। 4 ओम और 8 ओम आपके पास है। तो इसको एक बार देख लो, R2, चलिए अब हमारे पास करंट आपको पता लग गया कि 2 एम्पेयर का अगर करंट जा रहा था, तो यहाँ से हमारे पास ये 4/3 अगर चला गया, तो ये जो मेरे पास रहेगा I2, I2 विल बी इक्वल्स टू जो टोटल करंट था माइनस ऑफ I4, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 2 माइनस ऑफ 4/3, 3 × 6, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम 2/3। तो इसमें भी मेरे पास जा रहा है 2/3 एम्पेयर, इसमें मेरे पास जा रहा है 2/3 एम्पेयर, और इसमें भी मेरे पास जा रहा है 2/3 एम्पेयर। क्या ये बात समझ रहे हैं? करंट दोनों में सेम है, बिकॉज ये I2 जो है मेरे पास एक ही उसमें तो है, सीरीज में हमारे पास, और सीरीज में क्या रहता है, सेम करंट सेम रहता है। तो इसलिए मेरे पास I2, इधर भी मैं बोल सकता हूँ ये भी मेरे पास I2 है, और ये भी हमारे पास क्या है, I2 है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा, 2/3 2/3। अब हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करके देखना है कि वोल्टेज हमारे पास कितनी है। तो इसके क्रॉस अगर वोल्टेज देखेंगे तो V2 आप कह सकते हैं
तो 8/3 वोल्ट। और V3 की अगर बात करेंगे तो आ जाएगा 8 to the 16/3। ठीक है, 16, 24, 8 वोल्ट। ठीक है, समझे? समझ गए भाई? हमारे पास ये कैसे निकालना है, कैसे तरीका आपके पास है। अब इसके अलावा कई बार ये देखिए दिक्कत कहां पर आती है, जब भी करंट आपके पास आ रहा है वहां पे दिक्कत आती है। तो मैं एक रूल आपको और सिखा देता हूं, करंट डिवाइडर रूल। इसको नोट करके चलिए। हमारे पास एक रूल और होता है, करंट डिवाइडर रूल। अभी तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से सिखाया कि कैसे आप काम कर सकते हैं। एक आप वैसे मेथड सीख लीजिए कि कैसे हम यहाँ पे काम करेंगे। तो करंट डिवाइडर रूल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए आपको पता है कि वोल्टेज जो हमारे पास रहेगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो मैं इधर बोल सकता हूँ कि जो वोल्टेज मेरे पास होगी वो क्या होगी, सेम होगी। यानी कि ऊपर वाली वोल्टेज नीचे वाली वोल्टेज के बराबर होगी, ऊपर वाली वोल्टेज नीचे वाली वोल्टेज के बराबर होगी। तो इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं कि आपके पास I1R1, मतलब वोल्टेज आपके पास ऊपर वाली को आप ऐसे लिखते हैं, I1R1 इज इक्वल्स टू I2R2। इसी को मैं ऐसा कह सकता हूँ कि I1/I2, करंट का अगर हम रेशियो देखें, I1/I2 इज इक्वल्स टू आपके पास R2/R1। ठीक है, चलिए अब इसमें और थोड़ा सा ध्यान देना। I1 + I2, R1 + R2 डिवाइड बाय R1। I1 + I2 आपके पास क्या होता है, I होगा, ये आपके पास I2 होगा। यहां से आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि I2 आपके पास कितना आया। ठीक है जी, समझ में आई बात? तो ये यहां से हमारे पास क्या है, I2 निकल गया। अब देखिए आपको I2 अगर निकालना था तो आपने क्या किया, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया। एंड सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि आपको, मतलब ये तो एक तरीका हमारे पास हुआ, अगर मैं इसको उल्टा कर देता, I2/I1 कर देता, है ना भाई, ये तो एक तरीका आपके पास हो गया। इसको थोड़ा सा और घुमा देते हैं, तो दोनों ही हमें निकालने हैं। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको ऐसा करके ही रखते हैं, अगर मैं इसी को I2/I1 + 1 इज इक्वल्स टू R1/R2 + 1 अगर करता, तो मेरे पास क्या होता, I1 + I2 डिवाइड बाय I1
R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल्स टू I बाय I1, है ना। और इसी को आप लिख सकते हैं कि अगर I1 आपको निकालना है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखना भाई, हमें तो टेक्निक भी सीखनी है। हमारे लिए तो ये काम तो मतलब ऐसा है कि आपको लगेगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, कैसे याद करके रखेंगे, कैसे आप करंट निकालेंगे। भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें तो टेक्निक समझनी है कि कैसे हमने लर्न किया। तो अगर I1 आपको निकालना था, देखिए I1 अगर आपको निकालना था तो इस वाले रेजिस्टेंस को ले रहे हैं, और I2 अगर निकालना था तो इस वाले रेजिस्टेंस को ले रहे हैं, दिख रहा है। मैं यहाँ नहीं लिखता, पर एक बार देख लीजिए। मतलब अगर मुझे ये I1 निकालना था, इस I1 की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, ये वाला रेजिस्टेंस लिया R2, नीचे दोनों को ऐड कर दिया R1 प्लस R2, और मल्टीप्लाई बाय क्या किया, I कर दिया, ठीक है। फिर इधर देखिए, अगर यहाँ से हम बात करें I2, तो ऊपर वाला लीजिए आप, तो आपके पास आएगा R1, फिर लीजिए R1 प्लस R2, और I यहाँ पे लिख के काम खत्म कर दीजिए। फाइन, बढ़िया है। चलिए, ये काम हो गया एक एग्जाम्पल, बिकॉज एग्जाम्पल के बिना तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा नहीं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि हमारे पास 3 एम्पेयर का करंट है, 6 ओम, 3 ओम, हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, 3 एम्पेयर का करंट चल रहा है। आपको बताना है कि करंट हमारे पास कितना रहेगा, मतलब आपको फाइंड करना है I1 एंड I2। ये I1 है, ये I2 है, आपको फाइंड करना है I1 एंड I2। कैसे निकालेंगे I1 एंड I2, कैसे निकालेंगे भाई। अगर मुझे I1 निकालना है, सॉल्यूशन देखिए कि अगर मुझे इफ आई वांट टू फाइंड आउट I1, तो I1 के लिए मैं किसको लूंगा, 3 को लूंगा, डिवाइड बाय 9, इनटू क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा। मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 एम्पेयर। यानी कि यहाँ पर करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पेयर। सिमिलरली I2 को अगर मुझे लेना है, तो देखिए I2 के लिए ऊपर वाले रेजिस्टेंस को लेना है, तो 6/9 इंटू 3 आपके पास आएगा 3 3 जा 9, 2 एम्पेयर। तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं, ये आपके पास I2 जो है ये 2 एम्पेयर हुआ। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो करंट कम है, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो करंट कम है, करंट अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। यहां से वो हमें चीजें पता लग रही थी कि एक्चुअली जो आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। क्या बात समझे। तो ये करंट डिवाइडर रूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स हमें यूज करने की जरूरत पड़ जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है। एंड आवश्यकता जब पड़ेगी भाई करना तो पड़ेगा, ये है ना हमें ये जब। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी हमारे पास कैसी रहती है, ठीक है। तो देखिए, एनर्जी तो डिसिपेट करता है, एनर्जी का कंजम्पशन भी हो रहा है। कोई अगर आप बल्ब जला रहे हैं तो एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तो उसी के तो पैसे आप दे रहे हैं। कोई पंखा चला रहे हैं तो एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हैं, उसी के पैसे आप दे रहे हैं, राइट। क्या बात समझ में आ रही है। अब ये एनर्जी होती क्या है, कैसे हम एनर्जी को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, है एनर्जी और पावर। पावर भी मैं एक साथ ही कर लेता हूँ। चलिए, एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी हमारे पास रहती है, अगर मैं हीट एनर्जी की बात करूं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंगली जो एच रहता है आपके पास, ये कहता है वो आपके पास है आई स्क्वायर आर टी। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर टी। आई आर जो है, इसी को आप लिख सकते हैं वी आई टी। ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और, अगर मैं पावर की बात करूं कि पावर हमारे पास कितनी होती है, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है वर्क डन बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम। ठीक है। पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल हमारे पास क्या है, पोटेंशियल हमारे पास होती है वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास रहेगा क्यूबी। इसको आप रख दीजिए। तो पावर के लिए आपके पास क्या होगा, क्यूबी डिवाइडेड बाय टाइम। क्यू बाई टी आपके पास क्या हो गया, आई हो गया। यानी पावर को आप कह सकते हैं वी आई। और इसी में अगर ओम्स लॉ लगाएंगे, इसी में अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो आप बहुत सारी चीज लिख सकते हैं। वी वी आई आपके पास आया, और वी क्या होता है, आई आर होता है, तो इसे आप आई स्क्वायर आर भी बोल सकते हैं। इसे आप वी स्क्वायर बाय आर भी बोल सकते हैं। तो ये पावर का फॉर्मूला हमारे पास यहां से आता है। ठीक है। अब एक एक चीज हमारे पास और होती है, ये तो आई होप की चीज समझ में आई होगी आपको। एक चीज हमारे पास और होती है जिसको कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल यूनिट हमारे पास एनर्जी की किस तरीके से हम उसको शो करते हैं। अच्छा, पावर की यूनिट जो आपके पास होती है ये वॉट होती है। इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एसआई यूनिट्स आपको सभी की पता होनी चाहिए। जूल्स, जो नॉर्मल एनर्जी की हमारे पास होती है वही। अब बात करते हैं कॉमर्शियल। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की, कि आपके पास कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की। कॉमर्शियल यूनिट हमारे पास देखिए, एनर्जी क्या रहेगी, पावर इनटू टाइम होगी। तो कॉमर्शियल यूनिट को मैं एनर्जी को लिख सकता हूँ कि एनर्जी मेरे पास पीटी होती है, और पी को जनरली वॉट में लिखते हैं, टाइम को हम आवर्स में लिख देते हैं। ठीक है। तो कॉमर्शियल यूनिट हमारे पास रहती है वॉट आर। वॉट आर को, वन वॉट आर को वन यूनिट कहते हैं। ये कॉमर्शियल यूनिट होती है। ठीक है। और इसे जनरली किलो वॉट में भी कर देते हैं। ये जो पावर है ना, इसको किलो वॉट में कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी हमें चीजें निकालनी होती हैं। तो आप इसे 1 किलो वॉट कर लीजिए। 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू
1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट हमारे पास रहेगा। तो ये काम हम क्या है यहाँ पे यूज करते हैं। ये है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब बिलिंग निकालने के लिए काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं कि बिल निकालिए आप। एक काम करते हैं, बिलिंग वाला काम भी करेंगे। पहले मैं इस पे निकालता हूँ कि नंबर ऑफ जूल्स, जूल्स में अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू आपके पास कितनी होगी, पहले एक बार उसका भी काम करते हैं, ठीक है। कि हाउ मेनी जूल्स, हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 कूलम, 1 यूनिट। एक यूनिट में कितने जूल्स हमारे पास होते हैं, इसकी बात हम करते हैं यहाँ पे कि कितना हमारे पास वैल्यू आएगी। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू, आप लाइक ऐसा लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ इंटू 1 आवर। 1 आवर को लिख सकते हैं 60 × 60 सेकेंड्स। ये आपके पास हो गए वॉट सेकेंड्स। वॉट सेकेंड्स ही जूल्स हैं। वॉट सेकेंड ही जो है हमारे पास वो क्या है, जूल्स हैं, ठीक है। तो 3 3 36, 3 4 5, तो 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻⁶। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। कोई बात समझ में आ रही है कैसे चल रही है काम, ठीक है। चलिए, अब एक बिल निकालते हैं कि अपने घर का आप बिल भी निकाल के चल सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ बिल का काम करते हैं कि कैसे आप अपने घर का बिल निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए, मान लेते हैं कि एक रूम में पर्सन रह रहा है और बिल्कुल बेसिक तरीके से रह रहा है। हमने मान लिया एक फैन है, एक बल्ब लगा रखा उसने, एक फैन है, एक बल्ब है, और कुछ मतलब और भी अदर अदर आइटम्स उसकी होगी। मैं बिल्कुल सिंपल सा केस लेके चलता हूँ कि एक फैन है और एक बल्ब है, इसी से पूरा का पूरा काम चला रहा है। एक रूम में पढ़ाई करने वाला पर्सन है हमारे पास, ठीक है। वही पढ़ाई करने वाले तो ऐसे ही रहेंगे हमारे पास। तो मान लीजिए कि एक रूम में इलेक्ट्रिक आइटम्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको चार्ट बनाना है। उसकी पावर रेटिंग दी रखे, पावर रेटिंग गिवन रहती है क्वेश्चन में कि पावर रेटिंग कितनी है। के अलावा उसका यूसेज लिखा होगा, कितना यूज कर रहा है वो। इस तरीके से आप ये चार्ट बना लेंगे। ये डेटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पे हमारे पास फैन है। फैन मैंने मान लिया कि इसकी रीडिंग 120 वॉट की है। और यहाँ पे मैंने बोला कि बल्ब हमारे पास है, और बल्ब आपने मान लिया कि 30 वॉट का बल्ब है, ठीक है। फैन मेरे पास चलता है 6 घंटे, बल्ब चलता है 2 घंटे, ठीक। तो आप यहाँ पे देखेंगे कंजम्पशन कितनी हो रही है। ये तो यूसेज हुआ, फिर आप देखेंगे यहाँ पे कंजम्पशन आपके पास कितनी हुई। कंजम्पशंस आपके पास कितनी हो रही है इसको आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए, मल्टीप्लाई करिए इसको। 12 5 60, 12 6 72।
720 वॉट, मुझे किलो वॉट में चेंज करना है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0.7, है ना, 0.720 किलो वॉट आवर्स। इसको देखिए 3 टू जा 60, 0.06 किलो वॉट आवर, यही आपके पास होगा। ठीक है, टोटल कंजम्पशन देख लीजिए यहाँ पे, टोटल कंजम्पशन निकाल लीजिए, कितनी यूनिट्स आपके पास हुई, 0.78 किलोवाट पर आवर, ये पर डे की है, पर डे की कंजप्शन है। ठीक है, यूसेज है ये पर डे की, हमारे पास इतनी कंजप्शन चल रही है। अब आप मान लीजिए कि 30 दिन का आपसे पूछे कि 30 दिन के लिए आप निकालिए, एक महीना तो 30 दिन का ही मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट। अब देखिए महीना आपको जो देगा, या तो आपको डेज बता देगा, अगर डेज नहीं बताए तो आप फिर बाय डिफॉल्ट जो है वो 30 डेज को लेके चलेंगे। ठीक है, तो टोटल कंजम्पशन इन अ मंथ, टोटल कंजम्पशन इन अ मंथ बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने कहा कि 30 लेके चलेंगे, तो आप लेके चलेंगे 30 इंटू 0.78 किलो वॉट आवर, ये हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपके लिए, हमारे पास कितना रहेगा, आपके पास आएगा 30 इंटू 0.78, तो आपके पास आएगा 23.4, 23.4 किलो वॉट आवर, या फिर आप कह सकते हैं इतनी यूनिट आपके पास क्या है, ये वैल्यू आ गई। अब कुछ इलेक्ट्रिसिटी का रेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ना कुछ रेट होता है आपके पास, मैंने मान लिया इलेक्ट्रिसिटी का रेट दिल्ली का लगा लेते हैं 5 रुपए पर यूनिट। ऐसा हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट हमें दे रखा है कि ये इस रेट से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो करी जाएगी। तो टोटल बिल की अगर हम बात करें कि टोटल बिल आपके पास कितना होगा, तो टोटल बिल इज इक्वल्स टू रेट, जो आपके पास रेट है, इनटू जो आपकी टोटल कंजम्पशन है, उसको आप यहां पे लिख देंगे। रेट और जो टोटल कंजम्पशन आपकी है आप उसको लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो रेट आपके पास 5 और ये 23.4 आपके पास चल रहा है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ, तो मेरे पास आएगा 117 रुपये। तो 117 रुपये का बिल आपके पास आ जाएगा। देख रहे हैं दिल्ली में रहने का फायदा, 117 रुपये का बिल देगा, बट ये बिल इसका एक ही कमरे का है, इसके अलावा बहुत सारे यूसेज रहते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपको आपके एग्जाम में किस तरीके से दे रखा है, उसके ऊपर सारी चीजें जो रहेंगी वो डिपेंड करेगी। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब आपके पास एक होमवर्क है, होमवर्क मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिया था, वही सेम होमवर्क आपके पास है। होमवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ये है कि आपको सॉल्व करनी है एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट आप यहाँ पर क्या है अब सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर आप पूरी की पूरी जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो है वो आप डीएसए सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं जो अभी रिसेंटली ट्रेंड में है। और तीसरा, अगर आप बोर्ड का एग्जाम भी आपको देना है तो आप जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है ना, सॉल्व लेटेस्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन, लेटेस्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर लेना। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने जो रिलीज किए हैं, या जो भी बोर्ड आपका होगा उसके सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क है, होमवर्क ज़्यादा नहीं दिया है मैंने, कम ही है, आपको लग रहा होगा ज़्यादा है, बट ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक आप अपना टारगेट बना के चलेंगे तो वो होना ही है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन टिल, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में, एंड ट्राई टू अटेंड दी लाइव क्लास, बिकॉज लाइव क्लास में आपका बैकलॉग बहुत ही कम रहता है, बाकी सब में आपके बैकलॉग्स इकट्ठे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा